क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो पिछली क्लासेस में हमने क्या देखा? हमने सेल वॉल को पढ़ा, हमने मिडिल लेमिला को देखा हमने, और हमने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी साथ में कवर किया, ठीक है ना। हमने देखा कि सेल वॉल किस तरह की होती है, प्राइमरी वॉल क्या होता है, सेकेंडरी वॉल क्या होता है, टर्शरी वॉल क्या होता है, मिडिल लेमिला का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ने के पहले आप मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको यह बताना है कि जो कैल्शियम पैक्टेट है, मिडिल लेमिला कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। पैक्टेट या पैक्टीन, पैक्टेट या पैक्टीन किसका पॉलीमर है, ये आप बताएंगे। ठीक है, पैक्टेट या पैक्टीन किसका पॉलीमर है, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको ये बताना है कि मिडिल लेमिला में प्रेजेंट पैक्टेट या पैक्टीन किसका पॉलीमर होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, कि फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है और वो केमिकल कौन सा होता है और किसका पॉलीमर होता है। ठीक है, फंजाई की सेल वॉल किस केमिकल से बनी होती है और उस केमिकल का नाम क्या है और उस केमिकल किसका पॉलीमर होता है, ये बताना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है कि बैक्टीरियल सेल वॉल किस केमिकल से बनी होती है और वो किसका पॉलीमर है। आपको उसकी मोनोमर यूनिट आपको बताना है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। तीनों क्वेश्चन मैं दोबारा करता हूं आपसे। नंबर 1 बेटा आपको बताना है कि मिडिल लेमिला में प्रेजेंट पैक्टेट या पैक्टीन किसका पॉलीमर है, ठीक है। दूसरा आपको बताना है कि फंजाई की सेल वॉल किस केमिकल से बनी होती है और वो केमिकल किसका पॉलीमर होता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किन केमिकल से बनी होती है और वो केमिकल किसके पॉलीमर होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना बेटा, क्लियर। एक चौथा क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा, किस एल्गी की सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है, किस एल्गी की सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है, ये आपको बताना है, क्लियर। चलिए, तो अभी तक क्या देखा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब हम जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि आप जो है वो एक बड़े सफर पे निकले हैं। और क्लियर कर दूं आपको मैं कि इस चैप्टर में आप मुझसे जल्दबाजी की उम्मीद ना करें, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में हमारे बहुत सारे पूरे बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट यहां पर छिपे हुए हैं, ठीक है। इसलिए हमको बड़े ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए पढ़ना है। देखो, मैं हमेशा कहता हूं आपसे, बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, उसके बाहर मैं कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको। जो बुक्स है आपकी उनमें सब कुछ लिखा हुआ है। कोई भी अच्छी रेफरेंस बुक ले लेंगे आप, किसी भी कोचिंग के आप नोट्स ले लेंगे आपके, उनमें सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं जो कुछ अलग से ज्ञान प्राप्त होता हो यहां पर के। हम यहां पर इसलिए ताकि चीजों को समझ सकें, और समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चों ने डिमांड किया सर कोर्स को स्पीड अप करो, सिलेबस कब पूरा करोगे। अरे भाई सब्र रखो, के यानी सिलेबस आपका टाइम पर ही पूरा होगा। और आपको यकीन नहीं तो आप पिछले बच्चों से पूछ लीजिए, लेकिन आप हमको पढ़ाने दीजिए, क्योंकि यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी बेटा, ना आप खुद ही बोलोगे कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं ना, ठीक है। देखो, ऐसा मैं कभी ये नहीं बोलता हूं कि आई एम द बेस्ट के, लेकिन मैं ऐसा जरूर बोलता हूं कि जो मुझसे पढ़ रहा है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसे प्रॉपर नॉलेज मिलना चाहिए, नहीं जो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम उसने किया उसको रिटर्न मिलना चाहिए। कि नहीं मिल रहा है तो आई एम नॉट गुड टीचर फॉर यू बेटा, ठीक है। चलिए, तो अभी सेल वॉल के बारे में देखा हमने, अब आएंगे सेल मेम्ब्रेन में। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि चलिए सेल मेम्ब्रेन की बात हम शुरू तो कर दें, लेकिन अभी तक हम एक बात को नहीं समझ पाए हैं कि जो सेल है, जो कोशिका है, सेल है, उसको स्टडी करने के तरीके क्या क्या है। क्योंकि कई बार हम बात कर रहे हैं स्टेनिंग की बात कर रहे हैं, कई बार हम सेल फ्रैक्शनेशन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम यहां पर समझ लेते हैं इस चीज को। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा हिस्सा आज कवर करेंगे, और वो हिस्सा ये है कि एक कोशिका का सेल का अध्ययन कैसे किया जाता है, हाउ ए सेल इज स्टडीड के। तो ये टूल्स और टेक्निक वाले पोर्शन में आता है, और एग्जाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। तो सबसे पहला तरीका के सबसे बेसिक और फंडामेंटल पहला तरीका होता है, वो होता है साइटोकेमिस्ट्री के। साइटो मतलब सेल,
केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र की बात कर रहे हैं हम, केमिकल्स की बात कर रहे हैं हम। तो हमने क्या कहा कि दरअसल क्या होता है कि सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सबका अपना यूनिक कैरेक्टर होता है। वो कोई ना कोई केमिकल उनमें कम मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, कोई पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन वो रखते हैं, तो उनको हम स्टेनिंग कर सकते हैं, उनको रंग सकते हैं हम, ठीक है। जैसे देखिए अब आप कैसे, अब आप बोलेंगे सर कि हमको थोड़ा बताइए कि क्या सिग्निफिकेंस है। मैंने आपसे कहा कि देखो ऐसा है, आप पूरी भीड़ में कहीं किसी जगह मेले में आप हैं, कहीं कोई बड़ी भीड़ में है, आप वहां पूरी भीड़ में एक पुलिस वाले को कैसे पहचान पाते हैं? हाउ यू रिकॉग्नाइज ए पुलिसमैन? आप बोलते हैं अरे सर पुलिस वाले को जो है बताने के लिए कि इतनी भीड़ में कुछ पुलिस वाले भी प्रेजेंट है, कुछ पुलिस भी प्रेजेंट है, उनकी वर्दी का रंग खाकी रखा गया, ठीक है। मतलब आपने इतनी भीड़ में एक आदमी को आपने खाकी वर्दी पहने देखा, आपने कहा अरे वाह ये खाकी वर्दी वाला व्यक्ति पुलिस है। वहीं आपने क्या देखा, आपने देखा पैचेस है, ग्रीन पैचेस प्रेजेंट उसकी वर्दी में, आपने कहा अरे ये तो आर्मी वाला व्यक्ति है, ठीक है। फिर आपने देखा एक व्हाइट वर्दी पहने हुए है, सफेद पैंट सफेद शर्ट, विसिल विसिल रखे, आपने कहा अरे ये ट्रैफिक पुलिसमैन है। आप समझ गए ना, ठीक है। आपने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो व्हाइट कोट पहने हुआ है, स्टेथोस्कोप रखा, आपने कहा अच्छा ये डॉक्टर है, ड्यूटी पे यहां पर होंगे, है ना, देखा आपने। फिर आपने देखा कि एक आदमी फुल गवार, ठीक है, ठीक है, वो एक बड़े मंच पे खड़ा हुआ है, कुर्ता पजामा पहन के, गले में गमछा लपेटे हुए, और दे बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, और पब्लिक खुश। तो आप समझ गए कि कौन है, बताने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या समझे, आपने देखा कि आदमी की वेशभूषा देखकर आपने अंदाजा लगा लिया, आपने अंदाजा लगा लिया कि क्या कौन कौन क्या क्या करता होगा। आप समझिए कि हमें सेल के अंदर कोई पर्टिकुलर केमिकल पता करना है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि भाई हम उसको एक पर्टिकुलर रंग दे दें उसको, हम कुछ ऐसा केमिकल यूज करें जो केमिकल यूज करने पर वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिसको हम जानना चाह रहे हैं वो कलर्ड हो जाए। मतलब हम कुछ ऐसा केमिकल यूज करें कि जिसके चलते एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिसको हम जानना चाह रहे हैं वो रंगीन हो जाए, वो कलर्ड हो जाए, ठीक है, उसकी वर्दी अलग हो जाए, तो हम पहचान लेंगे उसको, है ना। दिस इज द साइटोकेमिस्ट्री। देखते हैं इसमें, साइटोकेमिस्ट्री कंप्राइजेज ऑफ ए सेट ऑफ प्रोसीजर के, साइटोकेमिस्ट्री में हम एक प्रक्रियाओं के एक सेट का पालन करते हैं, इन विच डिफरेंट स्टेन्स आर यूज्ड, जिसमें कि अलग अलग रंग वाले ऐसे पदार्थ जो रंगने के काम आते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी को कलर कर सकते हैं, वो स्टेन कहलाते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेन का हम इस्तेमाल करते हैं टू लोकलाइज स्पेसिफिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन द सेल, जिससे कि हम सेल के अंदर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा था कि यदि सेल वॉल में लिग्निन जमा होगा तो सैफ्रानिन का यूज कर सकते हो आप, सैफ्रानिन का यूज करके आप पता लगा सकते हो कि भाई कौन से, कि ये सेकेंडरी वॉल में लिग्निन जमा है, के सुडान थर्ड, मैंने कहा था क्यूटीन का पता लगाना है, सुडान थर्ड स्टेन का आप यूज कर सकते हो। मतलब यू हैव चॉइसेस, आपके पास चॉइस है। जैसे मैंने कहा था क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयोडीन से दी सेल वॉल रंगा रही है, इसका मतलब बैक्टीरियल सेल वॉल है, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो। तो आपने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर केमिकल का कोई प्रोसीजर आपका यूज किया, आपने एक निश्चित प्रोसीजर में, एक निश्चित क्रम के साथ में, और आपने स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को पहचान लिया। साइटोकेमिकल प्रोसीजर आर अप्लाइड एट बोथ एट लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लेवल। और मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम जो है लाइट, नॉर्मल लाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं बेटा, हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं, उसमें नॉर्मल लेंस नहीं होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल लेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं एज ए लेंस, ठीक है। और हम लाइट की बजाय उसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन बीम का जो वेवलेंथ होता है तकरीबन मानकर चलिए आप 1 नैनोमीटर के आसपास होता है, वेरी करता है। तो 1 नैनो, एक रफ फिगर लिया हमने, कहा 1 नैनोमीटर जो है या 10 एंगस्ट्रॉम जो है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है उसमें यूज होने वाली इलेक्ट्रॉन बीम का वेवलेंथ होता है, ठीक है। और नॉर्मल जो हमारे लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं वो क्या, किस पे काम करते हैं, वो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे वो काम करते हैं, मतलब 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम की वो वेवलेंथ पे काम करते हैं, ठीक है ना। और इंटरेस्टिंग बात है कि वेवलेंथ जितना कम होता है, वेवलेंथ जितना कम होता है उतना अधिक बेहतर रिजोल्यूशन हमको माइक्रोस्कोप में देखने मिलता है। जितना छोटा वेवलेंथ यूज करेंगे उतना बेहतर रिजोल्यूशन आपको देखने मिलता है माइक्रोस्कोप में। इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन जो है नॉर्मल माइक्रोस्कोप से बेहतर होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि और हमें मालूम है, एक फॉर्मूला हमें मालूम है, E बराबर SC बाई लैम्डा, मतलब
एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना छोटा वेवलेंथ होगा उतना अधिक एनर्जी होगा। इलेक्ट्रॉन के पास में हाई एनर्जी होती है, इसलिए जिस भी केमिकल पे डालोगे वो केमिकल बस्ट कर जाएगा। इसलिए वहां पर यदि कोई मॉलिक्यूल समझना है, कोई सेल का कंपोनेंट समझना है, तो आपको वहां पर हेवी मेटल स्टेन इस्तेमाल करने पड़ते हैं, भारी धातु वाले स्टेन आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जैसे कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है ना, हैवी मेटल स्टेन का आप इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कुल मिलाकर बात यह है कि जो साइटोकेमिकल प्रोसेसर हैं उनमें लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों लेवल पर उनका हम यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जानना है आपको कि पता लगाना है माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम करता है, तो आपने एक वाइटल स्टेन इस्तेमाल किया। वाइटल स्टेन वो स्टेन होते हैं जिनका यूज करने पर सेल ऑर्गेनेल मरता नहीं है, जीवित रहता है, उठ के काम कर रहा होता है और स्टेनिंग भी हो गया होता है। वो होता है जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन एक ऐसा स्टेन है, जेनस ग्रीन एक ऐसा स्टेन है जिसका इस्तेमाल हम माइटोकॉन्ड्रिया की वाइटल स्टेनिंग के लिए करते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, एग्जाम में आती है, याद रखना, ठीक है। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये हिस्सा पढ़ रहे हैं, ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा आपसे कहा बेटा कि हम 100% कवरेज के लिए सब चीजों को पढ़ते हैं यहां पे, ठीक है। और बिल्कुल डोंट कंपेयर दिस चैनल विद एनी अदर यूट्यूब चैनल। यहां पर प्रॉपर क्लास लगती है बेटा, इसलिए प्रॉपर ऑफलाइन क्लास के समान आपको नोट भी करना है, पढ़ना भी आपको यहां पे, ठीक है ना, क्लियर। चलिए फिर फॉर साइटोकेमिकल डिटर्मिनेशन स्पेसिफिक क्रोमोजेनिक एजेंट्स आर यूज्ड। अब देखो, क्रोमा मतलब होता है कलर, ठीक है। जेनिक मतलब प्रोड्यूस करने वाला, ऐसे एजेंट जो कलर को प्रोड्यूस करते हैं हम क्रोमोजेनिक एजेंट कहते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए जैसे आपको पता लगाना है कि एक दी गई सेल के अंदर प्रोटीन कितना कहां प्रेजेंट है, प्रोटीन हैवी की नहीं है इसके अंदर, तो आपने क्या किया, आपने मिलांस रिएजेंट का इस्तेमाल किया। मिलांस रिएजेंट से हम प्रोटीन का पता लगा सकते हैं। सिर्फ रिएजेंट क्लोर जिंक आयोडाइड से हम सेलुलोज या पॉलीसेकेराइड का पता हम लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। सुडान ब्लैक बी या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से हम लिपिड का पता लगा सकते हैं हम, ठीक है। वेरी वेरी आईएमपी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि डीएनए की स्टेनिंग करने के लिए हम फ्यूजन स्टेन या बेसिक फ्यूजन का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यानी फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन टेस्ट, फ्यूजन रिएजेंट, बेसिक फ्यूजन, किसका पता लगाता है, ये डीएनए की प्रेजेंस का ये पता लगाता है, ठीक है। और यदि आपको एक सॉल्यूशन में डीएनए आरएनए दोनों को अलग का एक साथ पता लगाना है, तो डिटेक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए टुगेदर, तो आप एक्रिडिन स्टेन जो होता है वो डीएनए को हरा रंग देगा, आरएनए को पिंक कर देगा। मतलब एक ही सॉल्यूशन में एक ऐसा स्टेन जो डीएनए को भी रंग सकता है, आरएनए को भी रंग सकता है। ध्यान रखिएगा, जो फ्यूजन रिएजेंट है वो आरएनए पर क्रिया नहीं करता है, इट डज नॉट रिएक्ट विद द आरएनए, ये आरएनए पर रिएक्शन नहीं करता है फ्यूजन रिएजेंट के। जबकि एक्रिडिन स्टेन डीएनए आरएनए दोनों पे काम करता है, डीएनए को हरा कर देगा, आरएनए को पिंक कर देगा उठ के। लिग्निन का पता लगाना है तो आप फ्लोरोग्लिसिनॉल प्लस HCl का इस्तेमाल करेंगे, आप लिग्निन का पता लगा सकते हैं। और ये लिस्ट जो बता रहा हूं ये याद रखना है। और ये आपको बता दूं, ये यहां पर सबसे ऑल इंडिया पीएमटी में नीट के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये भूलना ही नहीं है आपको, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है बेटा ये सिर्फ रिएजेंट, ठीक है। बाकी लेस इंपॉर्टेंट, बाकी कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि इस लिस्ट को आप याद रखेंगे ना तो इन मेडिकल कॉलेज ऑल आर इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि आप कुछ स्टेन ऐसे होते हैं जो एसिटिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, कुछ बेसिक स्टेन होते हैं, ठीक है। तो एसिटिक नेचर के स्टेन होते हैं एसिड फ्यूजिन, इयोसिन, ठीक है। जेनस ग्रीन का उपयोग हम क्या किसके लिए करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की वाइटल स्टेनिंग के लिए करते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम के, तो ये भी नहीं भूलना है आपको, ठीक है। मिथाइलिन ब्लूट के, क्लियर, ये एसिडिक स्टेन। और बेसिक स्टेन की बात करें, क्रिस्टल वॉयलेट किसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को कलर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी नहीं भूलना है आपको, इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या ये भी आपको नहीं भूलना है, क्रिस्टल वॉयलेट के। फिर बेसिक फ्यूजन हुआ आपका, किसके लिए करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं हम डीएनए के लिए, इसका यूज करते हैं हम डीएनए की स्टेनिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं, ये भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है। एसिटोकार्मिन और हेमेटोजाइलॉन इसका इस्तेमाल करते हैं हम क्रोमोसोम की स्टेनिंग के लिए, इसका यूज करते हैं हम क्रोमोसोम की स्टेनिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। याद रखना, भूलना नहीं है आप ये, ठीक है। मैं पूछूंगा डीपीएस में क्वेश्चन, डीपीएस में कई बार एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्लास में डिस्कस किए गए नहीं होते पॉइंट बेटा, तो उन पॉइंट को दिमाग में रखा करो, नोट कर लिया करो, ठीक है।
कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा स्टॉक टाइप की चीज होती है, कभी क्लास में मिस हो गया, स्किप हो गया, तो वो हम डीपीएस में प्रोवाइड करते हैं। इसलिए याद रखिएगा, लेक्चर्स, डीपीएस, परफॉर्मेंस इनहांसमेंट सीट, आपके जो टेस्ट हैं वो, ठीक है, जो आपका बूस्टर सीट, ये सब मिलाकर एक कंप्लीट पैकेज है, इंक्लूडिंग दी बुकलेट, ठीक है ना। इसलिए बेटा प्लीज ना, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कीजिए। मैं कह रहा हूं आपसे, यदि आप इस एसओपी को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ना, तो 100% आपको रैंक 1 आने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंड नोट कर लेते हैं हमके। जैसे मैंने कहा, एनिलीन ब्लू और कॉटन ब्लू का उपयोग हम फंजाई के लिए करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, और काइटिन जो होता है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन का पॉलीमर होता है, ठीक है। काइटिन एक नाइट्रोजनस पॉली, काइटिन जो होता है वो एक नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड है। काइटिन एक नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड है जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन से बना होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, और याद रखना बेटा, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या होता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है और एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन होता है। मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल में और फंजाई की सेल वॉल में जो केमिकल कॉमन है वो क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन इज द कॉमन केमिकल, ठीक है ना। ठीक, फिर एसिटोकार्बिन का उपयोग हम न्यूक्लियस और क्रोमोसोम की स्टेनिंग के लिए करते हैं, एग्जाम में पूछा गया है बेटा ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिस्टल वॉयलेट का उपयोग विथ आयोडीन, के याद रखिए अकेला यूज नहीं करते हैं, विथ आयोडीन यूज करते हैं, और आयोडीन एक्ट एज ए मॉर्डेंट, आयोडीन जो है वो इसको फिक्स करने का काम करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को स्टेनिंग करते हैं हम, ठीक है। फिर इयोसिन किससे हम किसका स्टेनिंग करते हैं, साइटोप्लाज्म और सेलुलोज की स्टेनिंग के लिए हम इयोसिन का उपयोग करते हैं, ठीक है। बेसिक फ्यूजन का उपयोग हम डीएनए के लिए करते हैं, क्रोमोसोम के लिए करते हैं, मेनली हम डीएनए के लिए करते हैं, फ्यूजन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर जेनस ग्रीन माइटोकॉन्ड्रिया, मैं आपको ऑलरेडी बतला चुका हूं, जेनस ग्रीन का उपयोग माइटोकॉन्ड्रिया के लिए करते हैं हम, ठीक है बेटा, है ना। एंड लाइट ग्रीन या फास्ट ग्रीन का उपयोग हम साइटोप्लाज्म और सेलुलोज के लिए किसका करते हैं, लाइट ग्रीन और फास्ट ग्रीन का हम उपयोग करते हैं हम, ठीक है, क्लियर है ना। एक बार देख लीजिए आप इसको, तो आप बोलेंगे जल्दी से स्लाइड हटा दी, आप हटे नहीं, आपने स्लाइड हटा दी सर, है ना, ठीक है। लाइट ग्रीन या फास्ट ग्रीन का उपयोग हम जो है साइटोप्लाज्म और सेलुलोज के लिए करते हैं, ठीक है बेटा, लिखा बराबर एकदम। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी क्लास अटेंड करना हो ना, एकदम बढ़िया। मैंने आपको टाइम टेबल बताया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है कि बेस्ट यूज ऑफ टाइम कैसे करना है। 12 बजे आपकी क्लास लगती है, 11:45 यू शुड बी ऑन टेबल, बढ़िया नहा धो के तैयार होके अच्छे से स्कूल जाते हैं ना, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं हम, ठीक है ना, ठीक है, एकदम तैयार होके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बढ़िया काम वाम करके जैसे क्लास में आते हैं हम, वैसे 12 बजे टेबल पे होना चाहिए, ठीक है। क्लास अटेंड की, फिर ब्रेक होता है, उसमें अपनी आंखें बंद की, सोचा भी उसमें थोड़ा, ठीक है। जो ब्रेक हो रहा है ना, वो ब्रेक जानबूझ के हो रहा था कि आपकी आईज को स्ट्रेन ना हो बेटा, और क्लास में आपको नोट्स भी बनाने हैं, है ना। तो 12 से 6 तक आपका क्लास चलता है। 6 बजे आपका परफॉर्मेंस शीट रिलीज हुआ, उसको पढ़िए। उसके बाद आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, 7 बजे आपको डीपीएस लगाना है, वो लगाइए आप, ठीक है, डीपीपी सॉल्व कीजिए। 8 बज गया है, 8 बजे क्लास खत्म, कॉलेज ओवर। नाउ अब आप खाना खाइए, थोड़ा टहलिए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए, जंपिंग जैक कीजिए 50, क्या करेंगे 50 जंपिंग जैक करेंगे आप, वो कीजिए, है ना, ठीक है ना। पुशअप्स कीजिए, बॉडी को भी तो फिट रखना है। खाना खाइए, थोड़ा टहलिए, सो जाइए। सुबह टाइम पे उठिए, है ना, सुबह उठकर 5 घंटे पढ़ना भी, 4-5 घंटे के सुबह उठेंगे, जो पढ़ाया सर मैंने, वो हमारे टीचर्स ने, हम सब ने जो पढ़ाया बेटा, कमांडर्स ने आपके, वो सब रिवाइज करेंगे, आगे क्या पढ़ाने वाले थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे, कुछ एमसीक्यू लगाएंगे, ऐसे करके बेटा है ना, बुकलेट भी देखें। तो सुबह का जो टाइम है 5-6 घंटे आपको यूज करना हो, फिर क्लास के लिए फिर तैयार रहा है। सैटरडे संडे ऑफ है आपका, कम क्लासेस है उस दिन आपकी, है ना। तो ये बिल्कुल सिस्टम में डालिए, तो आपको मैं कह रहा हूं आपसे कि आप 5-6 दिन करके देखिए, यू विल रियलाइज यार आप तो घर के अंदर ही स्कूल बन गया हमारा, तो यही हमारा कॉलेज है, ठीक है। और यदि आपको कॉलेज की फीलिंग नहीं आ रही है तो एक आध दिन हम आ जाएंगे घर आपके, कान पकड़ के पूछेंगे क्या पढ़ा तूने, बता, नहीं पढ़ाई कर रहा है, हाँ, तो पिटाई लग जाएगी। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास में ना। तो ये हमने नोट किया बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे कहा थोड़ा सा और लिखते हैं, मिथाइलिन ब्लू जो है न्यूक्लियस और पैक्टिक सब्सटेंस की स्टेनिंग के लिए मिथाइलिन ब्लू का यूज करते हैं हम। सैफ्रनिन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेन्स का उपयोग करते हैं हम, लिग्निफाइड टिश्यू का पता लगाने के लिए हम सैफ्रनिन का हम इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है ना। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में दे रखा है बेटा, आयोडीन टेस्ट हम स्टार्च के लिए करते हैं, ठीक है। सेलुलोज आयोडीन टेस्ट को नेगेटिव रहता है, सेलुलोज की स्टेनिंग आयोडीन टेस्ट से नहीं होती है, जबकि स्टार्च की स्टेनिंग आयोडीन सॉल्यूशन से होती है, ठीक है। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, व्हाइल द स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब दोनों में क्या फर्क है बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे हम, है ना। तो आयोडीन सॉल्यूशन से स्टार्च की स्टेनिंग करते हैं, फिर सुल्ज सॉल्यूशन से हम सारे सेल वॉल स्पेटल की स्टेनिंग कर सकते हैं, लिग्निन, क्यूटीन, सुबेरिन, सेलुलोज के, बट इट इज मेनली यूज फॉर इस कलर सब देंगे, पर इट इज मेनली यूज फॉर सेलुलोज के, इसका मेनली हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैलेकाइड ग्रीन, आप बोलोगे इतनी लंबी लिस्ट याद कैसे करेंगे? अरे बेटा एक बार पढ़ लो, ठीक, आपको बताया ना मैंने 5-6 स्टेन है जो एग्जाम में पूछे आते हैं, वो याद रखें, पर एक बार पढ़ा होना चाहिए। मान लो कोई बाउंसर हुआ तो हम सॉल्व तो कर सके उसे, के पढ़ा होगा ना तो रिकॉल हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आपसे, मुझे आपको भले ही अपने दिमाग पर यकीन हो चाहे ना हो, पर मुझे आपके दिमाग पर यकीन है, ब्रेन पर यकीन है, क्योंकि मैंने ब्रेन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको बता दूं मैं कि मैंने एक बार इजराइल में जेरूसलम में एक कोर्स होता है ब्रेन का, ब्रेन फंक्शनिंग का कोर्स होता है, तो वो कोर्स जो है वो जब ओपन हुआ था तो मैंने उसमें एनरोल किया, और उसमें मेरा ये बात है 4-5 साल पहले के, तो मैंने पूरा कोर्स किया कि हाउ अवर ब्रेन वर्क्स, ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीजें उन्होंने वो कहा कि भाई अभी रिसर्च चल रहा है, कई बातें इसमें हमको बड़ी इंटरेस्टिंग मालूम चली, जैसे कि यदि आपने कोई व्यक्ति का चेहरा एक बार देखा है, कोई चीज को आपने एक बार सुना है, पढ़ा है, तो आपके सामने जब वो चीज दोबारा कई दिनों बाद भी आएगी ना, तो आपका ब्रेन का वो सेटअप जो है उसको पॉपअप करके बता देगा इन्फॉर्मेशन को, ये आपने वहां देखा है, वो सोच लेगा उसको, वो उसके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ हमने देखा है, ठीक है। ब्रेन बड़ा पावरफुल होता है। कभी देखना आपको भी जब आप कुछ काम कर रहे होते हो, आपको लगता है ये तो सपने में देखा, पहले कर चुके शायद ये काम हम, है ना, ऐसा भी फीलिंग आता है। तो उसके भी कई लॉजिक होते हैं। कभी बात जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे उसके ऊपर कैसा क्यों होता है। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा बेटा, अभी एक बार सुन लो अच्छे से, ठीक है। तो मैलेकाइड ग्रेन, सेल वॉल, एंडोडर्मिस और जाइलम जो इसकी स्टेनिंग में काम आता है, ठीक है। एज्यूर बी और पायरोनिन वाई का इस्तेमाल हम करते हैं, आरएनए की स्टेनिंग में हम एज्यूर बी और पायरोनिन वाई का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, क्लियर। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेन में से हेमेटोजाइलॉन का उपयोग करते हैं बेटा न्यूक्लियस की स्टेनिंग में, के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के तो हेमेटोजाइलॉन का उपयोग करते हैं हम न्यूक्लियस की स्टेनिंग में, ठीक है, क्लियर। अब कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यहां पे लिखेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि वाइटल स्टेन क्या होता है। वाइटल स्टेन आर दोज स्टेन विच आर यूज्ड टू स्टेन स्ट्रक्चर इन द लिविंग सेल्स विदाउट अल्टरिंग फंक्शन, के मतलब क्या होता है, नॉर्मली कोई भी स्टेन जो है वो केमिकल है, नॉर्मली कोई भी स्टेन एक केमिकल है और एक वो टॉक्सिक केमिकल है। आप जब इस स्टेन का यूज करते हो सेल मर जाएगी, वो हिस्सा खत्म, काम नहीं कर पाएगा, वो टॉक्सिक केमिकल है। लेकिन कुछ केमिकल ऐसे हैं जो टॉक्सिक केमिकल नहीं है, उनका आप यूज करोगे, सेल लिविंग होगी, सेल अपना काम कर रही होगी और स्टेनिंग भी हो चुका होगा, उन्हें वाइटल स्टेन कहते हैं, ठीक है ना। वाइटल स्टेन वे स्टेन होते हैं जिनका उपयोग हम जब कोशिकीय संरचनाओं के लिए करते हैं, तो जीवित कोशिकाओं के कार्य को प्रभावित किए बगैर उनको वो स्टेनिंग कर सकता है। Vital stain are those stain which are used to stain structures in the living cells without altering functions, के vital stain, जैविक स्टेन वे स्टेन होते हैं जिनका उपयोग हम जीवित कोशिकाओं में उनके कार्य को प्रभावित किए बगैर भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल है जेनस ग्रीन, याद रखिए। अब बिल्कुल, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये एम से पूछा गया, ठीक है। जेनस ग्रीन देखो, जो ऑल इंडिया पीएमटी का लेवल है वो ये किससे स्टैंडिंग करते हैं, जेनस ग्रीन से। हमने कहा जेनस ग्रीन इज यूज्ड फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल स्टैंडिंग, के जो एम्स का लेवल है वो ये कि जेनस ग्रीन से माइटोकॉन्ड्रिया की स्टैंडिंग करते हैं, तो कहां वो रिएक्ट करता है, कहां पर वो एक्ट करता है, तो आंसर इसका है कि ये इट रिएक्ट विद द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, के ये माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से क्रिया करता है और उससे कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मिथाइलिन ब्लू जो है उसका उपयोग करते हैं हम न्यूक्लियर क्रोमेटिन की स्टैंडिंग में करते हैं। तो एक डिवाइडिंग सेल, एक सेल जो डिवाइड कर रही होती है, यदि उसमें हमें देखना है कि क्रोमोसोम कैसे डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करता है, क्रोमोसोम का बिहेवियर क्या होता है, उसको समझने के लिए हम यदि कोई स्टेन इस्तेमाल करते हैं, उस स्टेन का नाम क्या है, मिथाइलिन ब्लू है, याद रखना, ठीक है। और साइटोप्लाज्म की स्टेनिंग करनी है, लिविंग सेल में न्यूट्रल रेड का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो साइटोप्लाज्म को डिस्ट्रॉय नहीं करता है बल्कि उसकी स्टेनिंग कर देगा, आप समझ पाओगे। Hello. Sorry to disturb you in between the lecture.
but it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye, continue your lecture. ठीक है बेटा, देखा? चलिए अब फ्यूजन टेस्ट मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट टेस्ट है. फ्यूजन रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर डीएनए. फ्यूजन अभिक्रिया डीएनए के लिए स्पेसिफिक होती है. इट वॉज डेवलप्ड बाय फ्यूजन एंड रोसेनबेक. इसका किसने? वेरी आईएमपी इसको फ्यूजन और रोसेनबेक ने बताया. इसमें इन दिस ल्यूकोबेस ऑफ बेसिक फ्यूजन इज यूज्ड के इसमें बेसिक फ्यूजन के ल्यूकोबेस का इस्तेमाल करते हैं. क्या अब ये ल्यूकोबेस क्या होता है केमिस्ट्री में सर आपको बताएंगे. ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर के एल्डिहाइड ग्रुप से क्रिया करता है. इट रिएक्ट विद दी डीऑक्सीराइबोस. डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, आरएनए में राइबोस शुगर होती है. याद रखिए आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें राइबोस शुगर होती है. डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है. क्लियर? तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर के एल्डिहाइड ग्रुप से बेटा क्रिया करता है. ठीक है, क्लियर? अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें हम. सम सेल कंपोनेंट शो कलर अदर देन देयर ओरिजिनल कलर विद सम स्टैंड. के जब कभी हम कोई स्टैंड इस्तेमाल करते हैं तो कई सेल ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जो नॉर्मली मैंने आपसे कहा कि कोई सेल ऑर्गेनल नॉर्मली कोई सेल ऑर्गेनल पिंक दिखाई पड़ रहा है आपको. नॉर्मली मान लीजिए कोई सेल ऑर्गेनल आपको पिंक दिखाई पड़ रहा है और आपने स्टैनिंग किया, अब आपको दिखने लगा वो ब्लू. मतलब ओरिजिनल कलर का था, उसका पिंक था, आपके स्टैनिंग करने पर वो ब्लू हो गया. इस फिनोमिना को बोलते हैं मेटाक्रोमेसिया कहते हैं. ठीक है ना? क्लियर? और एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है ये कि ये केमिकल रिएक्शन होती है. तो मान लो देखो आपका जो सेल ऑर्गेनल पिंक था या आपका कलरलेस था, मान लो ये भी मान लिया आपने. अब आपने जो स्टैन यूज किया वो रेड स्टैन था, वो उससे क्रिया किया, ब्लू कलर दिखाई देने लगा. मतलब समटाइम्स द केमिकल रिएक्शंस चेंजेस द कलर, के उसे हम बोलते हैं मेटाक्रोमेशिया कहते हैं हमके. तो मेटाक्रोमेशिया के बारे में क्या लिखेंगे? सम सेल कंपोनेंट शो कलर अदर देन देयर ओरिजिनल कलर. कुछ कोशिकीय घटक अपने मूल रंग के अलावा दूसरा रंग दिखाते हैं जब हम उनकी स्टैनिंग करते हैं. ठीक है, सम सेल कंपोनेंट शो कलर अदर देन देयर ओरिजिनल कलर विद सम स्टैंड. कुछ कोशिकांग, कुछ सेल ऑर्गेनेल कुछ स्टैंड के साथ में अपने मूल रंग से अलग रंग को दर्शाते हैं. दिस फिनोमिना इज नोन एज मेटाक्रोमेशिया. इस घटना को हम मेटाक्रोमेशिया कहते हैं. इसे हम मेटाक्रोमेशिया कहते हैं. ठीक है बेटा, देखा? चलिए अब एक तरीका तो हो गया ये कि सेल का स्टैनिंग से क्या मालूम है, साइटोकेमिस्ट्री की बात की हमने. ठीक है, अब दूसरी तरीके से बात करते हैं. अब हमें देखो अभी हम माइक्रोस्कोपी छोड़ के बात कर रहे हैं. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्निक्स टू स्टडी सेल विदाउट माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोप के अलावा और क्या तरीके होते हैं? तो हमने साइटोकेमिस्ट्री को देखा. दूसरा तरीका होता है सेल फ्रैक्शनेशन, कोशिकी प्रभाजन. हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिकी प्रभाजन कहते हैं इसको हम. ठीक है ना? मतलब इसका मतलब ये कि सेल को तोड़ दो, फोड़ दो उसको, और उसके बाद देख लो कि अंदर क्या क्या प्रेजेंट करके. सेल को रप्चर कर दिया हमने, और इसके लिए हम जो है बिल्कुल सबसे जो है सिंपलेस्ट टूल क्या यूज करते हैं? मोर्टल एंड पेस्टल इस्तेमाल करते हैं. मोर्टल एंड पेस्टल समझते हैं? मोर्टल एंड पेस्टल के वो देखा होगा आपने, हमारे घरों में होता है ऐसा बाउल के शेप का एक ऐसा होता है, और इसके ऊपर जो है वो ऐसा लोहे का जो है वो हिस्सा होता है जिससे हम जो है वो चटनी पीस सकते हैं, है ना? मोर्टर एंड पेस्टल के वह. और हम क्या करते हैं? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं. ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालिए, लिविंग टिश्यू लीजिए, पीस दीजिए, तो एक पेस्ट बन जाएगा, एक लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा, और उस सॉल्यूशन के अंदर सारे सेल कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे. और ये कहां लिखा हुआ है? ये एनसीईआरटी में लिखा है, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पहले पन्ने पर लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है. अपने मन से नहीं बता रहा हूं. मोर्टर एंड पेस्टल जो है खलबट्टे का इस्तेमाल करें हम, के छोटा सा होता है ना घर में यार, अदरक वदरक कूटने के लिए मम्मी इस्तेमाल करती है. मम्मी को बता देना साइंटिफिक इक्विपमेंट है ये, मम्मी इस्तेमाल कर रही है अदरक कूटने में. ठीक है, वो साइंटिफिक इक्विपमेंट उससे, और एक्चुअली वो भी वही कर रही है कि उसके अंदर का एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए उसको इस्तेमाल कर रही है. तो उसमें क्या क्या, यदि आप वहां पर कोई भी चीज को इसको आप रप्चर करें, चाहे वो एनिमल टिश्यू हो, चाहे वो प्लांट टिश्यू हो, आपने लिया,
ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को डाला आपने पेस्ट कर दिया और आपने एक पतला सा रेशम का कपड़ा डाल लिया, आपने पतला सा, आपने जो है वो एक, हम बोलेंगे क्या बोलते हैं उसको, एक पतला सा जो है वो एक थिन क्लॉथ लिया आपने, चीज क्लॉथ बोलते हैं उसको हम, ठीक है, या सिल्क का आपने क्लॉथ लिया और आपने छान लिया उसको। आपको पता है क्या होगा, जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो नहीं छान पाएगा, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, डीएनए, आरएनए, पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन, और जो छन जाएगा ना, अमाइनो एसिड, मोनोसेक्राइड्स, वो सब प्रेजेंट रहेंगे। नहीं छना उसमें लिपिड भी ऊपर प्रेजेंट रहेगा, तो वो तो दोनों चीजें होंगी ना, वो अलग अलग होंगी, है ना। इंटरेस्टिंग, घर के अंदर देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे यूज करते हैं, तो सेल फ्रैक्शनेशन में इट इज ए मेथड बाय विच सेल और टिश्यू इज डिसरप्टेड और टू सेपरेट द वेरियस सेल कंपोनेंट के, मतलब हम क्या करते हैं, सेल और टिश्यू को हम जो है तोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें तीन प्रक्रियाएं इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है होमोजेनेशन, तोड़ देना, कूट देना उसको, ठीक है। दूसरा होता है अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन, एक मशीन इस्तेमाल करते हैं और वो क्या करती है मशीन उस पर जितने भी चीजें आपने तोड़ दी उन पे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, हैवी पार्टिकल्स को दूर फेंकता है वो, ठीक है। पहले वो अलग हो जाएंगे, जो हैवी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इतना भारी ऑब्जेक्ट है उसमें ज्यादा काम करेगा उठ के, तो सबसे पहले सबसे हैवी पार्टिकल अलग हो जाएंगे, उसके बाद स्पीड बढ़ाओगे आप तो उससे हल्के पार्टिकल अलग हो जाएंगे, और स्पीड बढ़ाओगे तो फिर सबसे हल्के पार्टिकल अलग हो जाएंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल देखना है आपको, कहां देखा है आपने? कभी किसी को आपने दही को मत्थे हुए देखा है? गांव के अंदर क्या होता है, जब ये मक्खन बनाना होता है, ठीक है, मक्खन बनाना होता है घी के लिए, बटर मिल्क बनाना होता है, तो वो दही को लेते हैं और उसको जो है वो एक घिरनी से जो है वो ऐसे ऐसे मथते हैं। मैंने देखा है, आप पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा हो तो बताना जरूर मेरे को, के तो हमने जो है, मैंने बचपन में देखा है कि मैं कभी जाता था अपने गांव में, जहां जो हमारा नेटिव प्लेस है, फादर के यहाँ पे दादाजी वगैरह रहा करते थे, तो वहां हमारी बुआ जी वगैरह क्या है, कई बार वो ऐसा रख के, वो एक लकड़ी की मथनी होती थी, उसको लेके वो एक पिलर से बांध देती थी, वो बड़ी सी मथनी होती थी, मटके में रखती थी वो, और ऐसे ऐसे कर रहे, जैसे भगवान श्री कृष्ण के समय पर मक्खन बनता था ना, वैसा मक्खन बनता था व्हाइट कलर का, उससे फिर घी बना करता था। तो जो मथनी का प्रिंसिपल है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओ, घुमाओ, जो फैट होगा वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मक्खन को अलग निकाल लिया बाहर, बचा हुआ बटर मिल्क हो गया, पी लिया लोगों ने उसको, है ना, ठीक है। तो जो भी चीजें हम देखते हैं बेटा अपने आसपास की होती, कुछ अलग नहीं होता, ठीक है। फिर एक बार आपने क्या किया, तोड़ दिया, कूट दिया, उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया आपने, अब आपके पास क्या मथनी तो लगा नहीं सकते हम, भाई हमको तो टेस्ट ट्यूब में चीज निकालना है, हम बिल्कुल प्रिसीजन पे काम कर रहे हैं, तो हमने बड़ी माली एक अच्छी सी मशीन जिसको वो मथनी के समान ही हो, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में हमने डाला, उसने जोर से घुमा दिया उसको, हैवी पार्टिकल पहले अलग हो गए, हल्के बाद में अलग हुए उसके, फिर जब अलग कर लिए तो देखा हमने लेबोरेटरी में, अच्छा ये कौन सा केमिकल है, ये कौन सा है, तो ये बायोकेमिकल एनालिसिस हो गया, ठीक है। मैं आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूं ताकि आपको रटना नहीं पड़े, आप बोलोगे सर टूल्स टेक्निक पढ़ा दिया, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, अरे रटने की जरूरत ही नहीं है यार, एक बार नाम याद रखो और एग्जाम्पल दिमाग में रखो, पर केवल एग्जाम्पल मत याद रख लेना भाई, ठीक है, थ्योरी भी दिमाग में रखना उसकी, ठीक। चलो अब बात करते हैं होमोजिनेशन की। होमोजिनेशन इज डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल बाय अप्लाइंग प्रेशर, चाहे कैसे भी, आप कोई मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। आप जो है वो प्रेशर के मैंने कहा ना आपसे, आप जब किसी चीज को कूटते हैं तो क्या करते हैं, आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर के, टू रिलीज दी सब सेलुलर कंपोनेंट इन देयर नेचुरल स्टेट के। और आप जनरली क्या करते हैं, आप जब कभी जो है वो जब साइटोलॉजिकल स्टडीज करते हैं आप, तब आप क्या करते हैं 0.25 mm सुक्रोज सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस सुक्रोज सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो रिलीज सेल कंपोनेंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करते हैं। आप बोलोगे अरे सर अभी कहा था आपने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, देखो बेटा वो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए होता है, उसमें हमें सेल ऑर्गेनेल से मतलब नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करा, वो एसिड जो होता है वो मॉलिक्यूल्स को प्रेसिपिटेट करने में काम करता है, ओके, तो वहां हमने इस्तेमाल किया उसको हमने। यहां पर यदि हमको देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, हमें वो अंदर से हमें सेल कंपोनेंट निकालने, तो बेहतर तरीका ये कि हम कोई ऐसा सॉल्यूशन इस्तेमाल करें जो केमिकली इनर्ट होता हो, रिएक्ट ना करता हो, ठीक है। तो 0.25 mm सुक्रोज सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता है। दिस सॉल्यूशन कंटेनिंग होमोजेनाइज्ड सेल इज कॉल्ड द होमोजेनेट, के जिस सॉल्यूशन में आपकी टूटी हुई कोशिकाएं होती हैं, उसके सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, उसे हम होमोजेनेट कहते हैं।
एक छोटी सी चीज में मुझे आपसे पूछना था, मुझे कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चों को एक प्रॉब्लम आ रही है, वो बोल रहे हैं कि सर आपका वॉइस कम आ रहा है। इस रियली ट्रू, क्योंकि देखिए मैं अपने मोबाइल में अपना लेक्चर चेक करता हूं, मुझे वॉइस प्रॉपर आता है, ठीक है, ईयरफोन में लगा देता हूं, मेरे को वॉइस प्रॉपर आता है, यहां सिस्टम पे चेक करता हूं, मेरा वॉइस प्रॉपर आता है, ठीक है। और ऐसा कुछ बच्चों का प्रॉब्लम है, तो मुझे बस केवल ये देखना है कि यदि ऐसा कुछ है तो हम जो है फिर साउंड जो हमारे साउंड के एक्सपर्ट है उनको बुला के हम सेट करते हो कि ये जो नया वाला जो मैं माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोफोन जो वर्ल्ड में। दो ही सबसे अच्छे माइक्रोफोन होते हैं, एक होता है रोड का, दूसरा होता है सेनहाइजर का। सेनहाइजर और रोड, दीज आर दी टू बेस्ट माइक्रोफोन इन दी वर्ल्ड, एंड वी आर यूजिंग द बेस्ट वन, ठीक है। तो तब भी इशू क्या हो रहा है मैं क्योंकि यदि मैं इसका और ऊपर बढ़ाता हूं, इसके मैं जो है वो डेसिबल को ऊपर बढ़ाता हूं तो साउंड फटता सा, जैसे आपने शुरू में आप लोगों ने कहा था सर ऐसी आवाज आती है, इरिटेटिंग साउंड आता है, तो उसको कम करके सेट करके गए वो। तो अब मुझे लगता है कि कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, तो आप केवल इतना बता देना मेरे को कि साउंड प्रॉपर है या नहीं है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि हम कोई अननेसेसरी छेड़ करें और साउंड बिगड़ जाए तो कोई मतलब करे ना, इतना मेहनत करते हैं वो लेक्चर गड़बड़ हो जाए हमारा, है ना, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं क्या बोल रहा था आपसे कि जो आपने सेल को तोड़ फोड़ लिया है उसमें उसको मैं जो सेल कंपोनेंट प्रेजेंट है उसे होमोजेनेट कहते हैं। और सुक्रोज सॉल्यूशन का एक फायदा ये भी होता है, एक तो पहला फायदा ये कि जो सेल कंपोनेंट इसमें रिड्यूस होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करते हैं, और दूसरा फायदा इसका ये होता है कि ये क्लंपिंग का मतलब होता है सेल के कंपोनेंट चिपक गए आपस में, तो ये क्लंपिंग को नहीं होने देता है, ठीक है। फिर दूसरा तरीका, दूसरा मेथड देखिए, इसी में क्या है, पहले हमने होमोजेनेशन किया, फिर हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए हम जो मशीन इस्तेमाल करते हैं उसे हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ट्यूब होते हैं उनको हम टेस्ट ट्यूब को हम मशीन में लगाते हैं और अलग अलग स्पीड, इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पंखे में स्पीड होती है ना, आपका जो फैन होता है 1 2 3 4 5 फैन में स्पीड होती है, पंखा तेज हो जाता है, आप अपने फैन को यदि आप फुल स्पीड करेंगे तेज हो जाएगा वो, है ना, ठीक है। वैसे ही इस मशीन में स्पीड होती है कि कितने राउंड, वो स्पीड का बोलते हैं कि राउंड पर मिनट के, आरपीएम बोलते हैं, कितने राउंड पर मिनट वो मशीन चले। हमने कहा 2000 राउंड पर मिनट के, 5000 राउंड पर मिनट के, तो वो राउंड वो ऐसे जो मशीन घूमती है तो उसकी स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा लार्जर पार्टिकल आर सेटल डाउन एट लो स्पीड, के जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो धीमी गति पर सेटल डाउन होते हैं, और लाइटर पार्टिकल को सेटल डाउन होने के लिए आपको हाई स्पीड का इस्तेमाल करना होता है, देखिएगा आरपीएम, राउंड्स पर मिनट के, एंड मशीन बाकायदा गोल गोल घूमती है, दिखाता हूं आपको, मशीन भी दिखाऊंगा बेटा आपको, ठीक है। देखिए इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है वो उसका फ्रैक्शन है, न्यूक्लियस को आपको देखना है तो 800 आरपीएम पे न्यूक्लियस अलग से अलग हो जाता है, यानी जो पूरा आपने जो होमोजेनेट बनाया है जिसमें सारे सेल कंपोनेंट हैं उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के आप 800 आरपीएम की स्पीड पे घुमाएंगे तो सबसे पहले जो कंपोनेंट बाहर अलग आएगा वो होगा न्यूक्लियस, ठीक है। फिर 12,000 राउंड पर मिनट के, यानी 12,000 राउंड पर मिनट पे आप घुमाएंगे तो आप पाएंगे कि जो कंपोनेंट निकल के बाहर आएगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के फ्रैक्शन होंगे। जब आप 50,000 आरपीएम पे घुमाएंगे तो आप देख पाएंगे कि जो कंपोनेंट निकल के आएंगे बेसिकली वो माइक्रोसोमल फ्रैक्शन होंगे। माइक्रोसोम फ्रैक्शन का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े के, बेसिकली दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइक्रोसोम नॉर्मल लिविंग सेल के अंदर देखने आपको नहीं मिलता है क्योंकि टुकड़े होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है ना, क्लियर। तो माइक्रोसोमल फ्रैक्शन देखने मिलते हैं। देखिए दिस इज द सिस्टम कि आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में टिश्यू सेल्स थी, आपने उसको होमोजेनेट किया तो क्या हुआ बेटा, एक सॉल्यूशन देखो, यहां पे पूरी सेल दिख रही है आपको, यहां पे क्या दिख रहा है, वो टूट फूट गया सेल पूरा, आपने घुमा दिया उसको उठ के, फिर आपने सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया, आपने यहां पे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का यूज किया आपने, ठीक है। देखिए दिस इज द एग्जैक्ट मशीन के, ये एक्चुअल जो मशीन होती है वो ऐसी होती है। टेस्ट ट्यूब को घुमाने का ही काम करती बस ये, क्या टेस्ट ट्यूब को जोर से फोर्स के साथ में वो घुमाए थे कि स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना, ठीक है। देखिए जैसे सुक्रोज सॉल्यूशन लिया, सैंपल डाला हमने उसमें के, हमने घुमाया, इसको घुमाने के बाद आपने देखा कि अलग अलग लेवल पे मॉलिक्यूल आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि सबसे कम स्पीड पे भारी पार्टिकल अलग होते हैं, हैवी स्पीड पे जो है हल्के पार्टिकल अलग होते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि आपको जो इस प्रकार से जो है वो अलग अलग स्पीड पे अलग अलग प्रकार के आपके पार्टिकल्स आपको देखने मिल सकते हैं, है ना।
चलिए, अब इसी सेंट्रीफ्यूज मशीन के अकॉर्डिंग ये भी मालूम जाता है कि कौन सा भारी पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल कौन सा है, हल्का कौन सा है। यदि हम सेल के अंदर साइज रैंकिंग देखें तो सेल के अंदर सबसे बड़ा सेल कंपोनेंट है न्यूक्लियस, ठीक है ना। हम वैक्यूल शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैक्यूल वाटरी होता है, वाटरी कंपोनेंट शामिल नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना, क्लियर। वो वॉल्यूम घेरता है। हम अभी बात कर रहे हैं साइज की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना, हम साइज की बात कर रहे हैं, वेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस सबसे बड़ा है, देन क्लोरोप्लास्ट एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट जो है साइज में माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है और इट इज मोर हैवियर एज कंपेयर टू दी माइटोकॉन्ड्रिया के। सबसे छोटा क्या होता है, वो होता है राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, ठीक है ना, ठीक। और स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं माइक्रोबॉडीज के। और यदि ऑप्शन में माइक्रोबॉडी ना दे रखा हो तो लाइसोसोम आंसर लगा सकते हैं, ठीक। यदि ऑप्शन में माइक्रोबॉडी नहीं दे रखा है तो यू कैन टिक दी लाइसोसोम आंसर, ठीक है ना, कि सबसे छोटे मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल सही, बिल्कुल सही आंसर है। माइक्रोबॉडीज नहीं दे रखा हो तो आप लाइसोसोम आंसर लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक। द वैल्यू ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो हम जो है वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जो एस है, एस वर्ड जिन्हें हम हमने कहा 70 एस राइबोसोम है, तो उसमें एस वर्ड का मतलब क्या है, एस वर्ड का मतलब है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के, ठीक है। और इसको हम स्वेडबर्ग यूनिट में हम शो करते हैं इसको हम के। तो हमने कहा कि लार्जर एस वैल्यू का मतलब जो है वो फास्टर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को बतलाती है, मतलब ये स्वेडबर्ग यूनिट को, हाई स्वेडबर्ग यूनिट को ये शो करेगी, ठीक है ना, ठीक। और वो लार्ज जो है वो लार्ज साइज मॉलिक्यूल का वो प्रतीक होगा, ठीक है। तो एस जो है वो, जो एस है वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को शो करता है, जो हम स्वेडबर्ग यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्वेडबर्ग यूनिट जो है उसका संबंध है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट से। और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का संबंध किससे, कब अवसाद बनेगा, कब वो अपने आप को अलग कर लेगा, मतलब वो वेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मतलब ये है बेटा कि, ठीक। तो मैंने आपसे कहा कि जो हायर एस वैल्यू मतलब मोर हैवियर दी पार्टिकल, क्लियर, ठीक है। फिर बात करते हैं हम क्रोमेटोग्राफी की, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मतलब कलर, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल जनरली क्या क्या करते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं वो कई सारे पिगमेंट के कॉम्बिनेशन में अलग अलग पिगमेंट को निकालने में, ठीक है। एंड दे यूज दिस मेथड टू सेपरेट द डिफरेंट पिगमेंट्स। कहने मान लो क्लोरोफिल है, फाइकोइथ्रिन है, कई सारे पिगमेंट आपस में मिले हुए हैं, एक मिक्सचर है, ठीक है। उस मिक्सचर में से चीजों को अलग अलग करना, ठीक है। जैसे देखिए बिल्कुल आपको बता रहा हूं, बिल्कुल रूटीन। आप एक छोटा सा प्रयोग करना, छोटा सा आप एक्सपेरिमेंट करना आप, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ये करना आप कि आप जो है वो एक मुट्ठी गेहूं लेना, आप थोड़ा सा गेहूं लेना, थोड़ा सा गेहूं लेना, उसमें कुछ भूसा डाल देना। भूसा होता है ना जो निकलता है, कचरा भूसा, वो डाल देना, ठीक है, मिला देना आप उसमें। उसको आप एक कांच का ग्लास लेना और आप उसको गेहूं को उसमें डाल देना। आप क्या देखेंगे, गेहूं तली में बैठ जाएगा, भूसा ऊपर तैरने लगेगा। आप बोलोगे सर ये तो ये क्या प्रयोग है, तो हम देखते हैं अपने आसपास। एक्चुअली बेटा आपने देखो, यदि उस भूसे को आपको, वो जो भूसा है जो कचरा है उसको यदि आपको ऐसे निकालना होता तो बड़ी मेहनत लगती है आपको कि गेहूं को अलग करो, उसको अलग करो, उठ के आपने क्या किया, आपने वो गेहूं जिसके अंदर भूसा भी मिला हुआ था, आपने उसको जो है वो कहां डाल दिया, आपने उसको जो है डाल दिया कहां पर, पानी के अंदर डाल दिया। आपने देखा, आपने हैवी, वाटर इज ए मीडियम, हैवी नीचे चला गया और लाइटर ऊपर की तरफ आ गया, अलग अलग कर लिया आपने। आप सोचिए इसी चीज का इस्तेमाल हम ये अलग अलग पिगमेंट, क्योंकि हर पिगमेंट जो है, हर एक पिगमेंट का अपना एक मॉलिक्यूलर वेट है, और हम एक मीडियम ले, हम लिक्विड मीडियम ले, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज बोलते हैं, स्थिर प्रावस्था बोलते हैं। एक मीडियम ले, उस मीडियम में हम जो है केमिकल के एक मिक्सचर को डालें, तो मिक्सचर को हम अलग अलग फिजिकल लेवल पे हम कर सकते हैं। दिस इज नॉट द केमिकल सेग्रीगेशन, ये रासायनिक रूप से उनको अलग अलग करना नहीं होगा, ये फिजिकल सेपरेशन होगा, ठीक है। यू नो द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड द कंपाउंड, आपको मिक्सचर और कंपाउंड के बीच अंतर तो मालूम होगा, है ना बेटा, ठीक है। चलिए, इट वॉज ए रशियन बॉटनिस्ट माइकल स्वेट, IMPA, माइकल स्वेट, जिन्होंने क्रोमेटोग्राफी की खोज की, ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट टाइम क्रोमेटोग्राफी वर्ड का इस्तेमाल किया, क्लियर, ठीक है। फिर 1952 में जॉन पॉर्टर मार्टिन और रिचर्ड सिंज को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को इन्वेंट करने के लिए। इससे बड़ा हेल्प मिला साइंस में, केमिस्ट्री में स्टडी करने में, ठीक है। 1900 में माइकल स्वेट, जो कि रशियन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने क्रोमेटोग्राफी की खोज की और इन्होंने जो है क्रोमेटोग्राफी वर्ड का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल भी किया।
1952 में जो है जॉन पोर्टर मार्टिन, रिचर्ड सिंच को नोबेल प्राइज मिला, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के लिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस ब्रांड ऑफ इंक वंस अपॉन अ टाइम के। अब जमाना बदल गया, अब हम लोग जो है वो जेल पेन का इस्तेमाल करते हैं, वॉल पेन का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है ना। एक समय था जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं जो है वो स्कूल में पढ़ा करता था, अपना 7th 8th में रहा होऊंगा, तो बड़ा क्रेज था कि एक चाइनीज पेन, उस समय एक चाइनीज पेन आया करता था, कभी पापा से पूछिएगा किसी से, ठीक है। चाइनीज पेन आता था उस समय जिसमें आप इंक भरते थे, और सबसे अच्छा इंक था, 2 ही इंक अच्छे थे, कैमलिन का इंक था और चेल पार्क प्रीमियम इंक था, जो अच्छा, जिन थोड़ा 2 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आपको जो इंक मिलता था वो चेल पार्क का इंक था। ठीक है, माय फादर जब वो, चूंकि वो कभी कुछ फैसला में साइन करना होता था, वो अच्छा फाउंटेन पेन था, अच्छा वाला इस्तेमाल करते थे। ही ऑलवेज यूज्ड टू कि वो बोला चेल पार्क का इंक लाना, हमारे ऐसे स्टाफ को जाता है चेल पार्क का इंक लेके आना। ठीक है, वंस बड़ा फेमस ब्रांड रहा है एक जमाने में ये। तो ये जो इंक है, इमेजिन करते हैं इसमें अलग, आपने देखा वायलेट है, रेड है, ग्रीन है, अलग अलग कलर का इंक के डब्बे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। हमने सारी इंक को एक साथ मिला दिया, क्या किया, छोटा वाला भाई आया, उसने उठा के एक गिलास लिया, सब इंक उसके अंदर डाल दी उसने, क्या बन गया, नया कलर बन गया। अब बड़े परेशान कि भैया अभी तो इंक पूरा मिल गया है, इसको अलग अलग करना है, तो क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली में जब आपने केमिकल्स को मिला, तो जब भी कभी देखो बेटा, मिक्सचर में क्या होता है कि केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, मिक्सचर में केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, वो केवल जो है वो 2 केमिकल एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनको आप अलग अलग कर सकते हैं, कंपाउंड को अलग करना पॉसिबल है, वहां पे केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी इज द फिजिकल सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट। क्रोमेटोग्राफी में हम जो है वो जो एक मिक्सचर है उसका फिजिकल सेपरेशन करते हैं उसके कंपोनेंट के रूप में। इट इन्वॉल्व द पासिंग ए मिक्सचर विच कंटेन द एनालाइट थ्रू ए स्पेसिफिक फेज के। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक मीडियम लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल, गेहूं में भूसा डाला, पानी में डाल दिया आपने, तो गेहूं नीचे आ गया, भूसा ऊपर आ गया करके। आप कोई ना कोई मीडियम यहां पर भी लेंगे, और वो मीडियम फिक्स मीडियम होगा, वो मीडियम कोई भी रिएक्शन वहां पर नहीं करेगा। ठीक है, और ये इसमें क्या होगा, जब आप इसको डालेंगे, मिक्सचर को वहां डालेंगे, तो अपने अपने भार के अकॉर्डिंग, अपने अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है एक अलग अलग लेवल पर ये मिक्सचर के कंपोनेंट जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। जैसे आप देखिए एग्जांपल में, देखिए हमने पहला ना फर्स्ट ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर क्या है, स्टेशनरी फेस को दिखाई पड़ रहा है, ये दिस इज द फर्स्ट ट्यूब, है ना। ठीक है, केवल मीडियम भरा हुआ है इसमें। फिर हमारे भाई ने क्या किया, उसने जो है 3 तरह की इंक को, यानी ब्लू, आपका ग्रीन और रेड इंक को एक साथ मिला दिया था हमने, तो वो सैंपल हमने डाल दिया यहाँ पे, हमने कहा ये वो सैंपल, इसको डाल दिया हमने, सारा इंक मिला हुआ है इसके अंदर। जैसे ही मिलाया हमने क्या देखा, हमने कहा कि जो रेड वाला इंक है दैट इज मोर हैवियर पार्टिकल एज कंपेयर टू ग्रीन इंक, ग्रीन वाला हैवियर है ब्लू से, क्योंकि देखिए हर एक पार्टिकल, कोई भी केमिकल सेम नहीं होगा, तभी तो अलग अलग कलर है, अलग अलग इंक कलर क्यों, इसीलिए केमिकल अलग अलग है वो। अब क्या हुआ, रेड वाला पहले नीचे बैठ गया, उसके ऊपर ग्रीन आ गया, फिर ब्लू आ गया, आपने जैसे वो नीचे पहुंचा आपने उसको आइसोलेट अलग कर लिया, फिर ग्रीन नीचे पहुंचा आपने उसको अलग कर लिया। आप कंपोनेंट को कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, है ना मजेदार चीज। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। कॉलम और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल हम करते हैं जो है वो फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टिश्यू लिपिड। ठीक है, टिश्यू के जो लिपिड्स होते हैं उनके सेपरेशन में हम कॉलम और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। कॉलम और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं हम जो है वो टिश्यू लिपिड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, थिन लेयर और पेपर क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं हम अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर थोड़ा कठिन पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बेटा, मैं कठिन पढ़ा रहा हूं, हाई लेवल पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं बात को कि एग्जाम को मजाक में मत लीजिए, एग्जाम का लेवल बहुत ऊपर है बेटा। हमको जो पढ़ना है 100% एनसीईआरटी कवर करना है, और साथ में एक स्पेक्ट्रम भी रखना है, ताकि हम पेपर का लेवल कभी भी चेंज हो सकता है, फिर बाद में रिग्रेट नहीं ना चाहिए कि भाई ये कहां से आ गया क्वेश्चन। ठीक है ना, तो वो रिग्रेट से बचने के लिए हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हुए चलते हैं हर जगह पे। ठीक है,
और कंफर्ट जोन के बाहर निकले बगैर तो बेटा सफलता नहीं मिल सकती है ना, ठीक है। थिन लेयर और पेपर क्रोमेटोग्राफी फॉर सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड, उसके लिए हम अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड के सेपरेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं हम इंसुलिन के प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं, प्लाज्मा के फ्रैक्शनेशन के लिए करते हैं। इंसुलिन को हमें प्यूरिफाई करना हो, प्लाज्मा का अलग अलग फ्रैक्शंस को निकालना हो, तो हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं हम, जो है वो यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, अब आप बोलोगे सर और बता दो डिटेल में, नाम समझ में नहीं आ रहा। अब जितना डिटेल है ना उतना याद रखो कि इसके ऊपर जाएंगे तो फिर एक लेक्चर, एक क्रोमेटोग्राफी में एक लेक्चर लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। जहां मैं रुका हूं मतलब वहां पर आपको भी लिमिट कर देना अपने आप को, ठीक है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स एंड एंजाइम, इम्यूनोग्लोबिन समझते हो, एंटीबॉडीज की बात करें के, तो यहां पर हम इम्यूनोग्लोबिन और एंजाइम को सेपरेट करने के लिए हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, मतलब क्रोमेटोग्राफी कई तरह की होती है, समझ गए ना, ठीक है, कई तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा माइक्रो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात करेंगे हम, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी की बात करेंगे हम, फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक की बात करेंगे उनके। तो नेक्स्ट क्लास में हम टूल्स एंड टेक्निक में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। और मैंने कह दूं आपसे, ये जो पढ़ रहे हैं आप, ये चैप्टर ये जो हिस्से एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे, पर एनसीईआरटी में ये जो टेक्निक है इनके नाम मिलेंगे आपको अलग अलग जगह पे। फोटोसिंथेसिस में क्रोमेटोग्राफी का नाम मिलेगा आपको, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको जो है वो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी का नाम मिलेगा आपको। तो जब नाम लिखा मतलब यू शुड नो अबाउट द टूल्स एंड टेक्निक, क्लियर, ठीक है। तो चलिए, तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.